हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी बृहद है, तो इसे एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इतिहास किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, प्रमुख इतिहासकारों की पुस्तकों को देखेंगे, उनके लेखन की क्या पद्धति रही है, पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष। इन्हीं सारे टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। जिन बच्चों को इस वीडियो का फुल PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियो का PDF मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो वहाँ पे जाके आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं, ठीक है, साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन जो करते हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, उसे ही हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। और अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि इतिहास क्या है, ठीक है, और आपको जानना काफ़ी ज़रूरी भी है कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो जो इतिहास है जिसका निश्चित स्वरूप समाप्त हो चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा हमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। जैसे कि हम लोग साहित्य में कोई भी लेखक है, मान लीजिए प्रेमचंद है, उनके व्यक्तित्व, उनका सामाजिक चरित्र कैसा था, उनकी सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था, इन सारे चीज़ों का हम लोग काफ़ी विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम उसे ही साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं और साहित्य किसे कहते हैं। एक चीज़ आप लोगों को जानना और भी ज़रूरी है कि किसी भी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो 5 अध्ययनों में विभाजित है, ठीक है। जो पहला है वो होता है सृजन शक्ति। क्या होता है? सृजन शक्ति, सृजन शक्ति, ठीक है। सृजन शक्ति का अर्थ होता है साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, ठीक है। कोई भी जो साहित्यकार है उसकी जो प्रतिभा है, उसका व्यक्तित्व, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं वो, और तीसरा आप लोगों का होता है वातावरण, ठीक है। तीसरा होता है आपका वातावरण। जो चौथा होता है वो होता है आपका द्वंद्व। उसके बाद जो 5वां होता है वो होता है संतुलन, क्योंकि किसी भी साहित्यकार को अपनी रचनाओं में संतुलन बनाना काफ़ी ज़रूरी है। हर एक रचनाकार की एक सीमा होती है और उसे वो संतुलित कर कर ही अपनी उपन्यास और लेखन, कविताओं की रचना करता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया, आप उसको एक बार देख लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीति काल कहते हैं। आधुनिक काल जिसे हम गद्य काव्य कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाया गया है। साहित्य की परंपरा का संरक्षण, अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उसके बाद हम लोग अगला कथन देखेंगे और ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। UGC नेट हो, TGT PGT हो, अन्य परीक्षाओं में ये कथन बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थियों को ये कथन मुँह जबानी याद होगी। तो आइए इस कथन को देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की
चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इस कथन को आप सब लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे मैंने इस PDF में इस प्रकार हाईलाइट कर दिया है कि उसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला कथन हम लोग देखेंगे। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, अगला कथन हम लोग देखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। ठीक है, आप सब जब भी मेरे वीडियोस देखा कीजिए, साथ में एक पेन और कॉपी लेके बैठा करें, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि बहुत सारे तथ्यों को मैं PDF में शामिल नहीं कर पाती हूँ, उसे मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताते हुए चलती हूँ। एक कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे आप एक जगह लिख लीजिए। वो कथन है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इसे एक बार आप रफली पढ़ लीजिए, इस पर काफ़ी अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में किया गया। काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रमाणिक और तार्किक माना जाता रहा है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है, और वो 4 भाग कौन से हैं, उनका समय कब से कब है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है वीरगाथा काल, इसकी समय सीमा है 1050 से 1375। उसके बाद आता है आपका भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी। रीति काल, जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी। और गद्य काल, जिसकी समय सीमा है 1900 से अब तक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार और उनके निम्नलिखित ग्रंथ। ठीक है, जिससे कि परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ। ठीक है, पहले जो लेखक है वो है गरसा तासी। इनकी पुस्तक का नाम है इतवार द लेतुरई एंदुई एंदुस्तानी। क्या नाम है? इतवार द लेतुरई एंदुई एंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रेंच विद्वान हिंदी साहित्य के ये पहले इतिहासकार हैं। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1829 ईस्वी। गरसा तासी की जो लेखन पद्धति थी
वो किस प्रकार की थी। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि गरसा दत्त तासी की जो लेखन पद्धति थी वो किस प्रकार की थी। तो इनकी जो लेखन पद्धति थी वो थी वर्णाक्रमानुसार पद्धति। और इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया था, इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवियों को शामिल किया था, जिसमें से हिंदी के सिर्फ और सिर्फ 72 कवि थे। ठीक है, टोटल जो कवि थे वो 738 थे, पर हिंदी के 72 कवि थे। बाकी जो शेष बच जाते हैं वो सारे लेखक उर्दू के थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना है तज़ाकिरा-ए-सुवाई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी। मौलवी करीमुद्दीन की ये जो रचना है, इसमें जो कुल कवि हैं वो है 1400 हैं, और इसमें हिंदी के कुल कवि हैं 62। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुल कवि कितने हैं इनके, 1400 कवि इनकी ग्रंथ में शामिल है, परंतु हिंदी के 62 कवि शामिल हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पहली बार काल क्रम का ध्यान रखा गया था। तो इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था। तो वो है तज़ाकिरा-ए-सुवाई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शिव सिंह सेगर, जिनकी रचना है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी। इनके ग्रंथ में कुल 838 कवि शामिल थे। इनकी रचनाओं में भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं को उदाहरण के तौर पर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक जगह कॉपी पेन लेके बैठिए और इसे लिख लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रची गई थी, और इनकी रचना में कुल 952 कवि शामिल हैं। ग्रियर्सन ने ही कवियों के कालक्रम को स्पष्ट किया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कालक्रम पद्धति को किस कवि ने स्पष्ट किया था। तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का जो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। एक चीज़ आप लोग को और ध्यान में रखना है कि ग्रियर्सन की ये जो रचना है द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था, और वो किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो उन्होंने जो अनुवादित पुस्तक थी उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और उसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। साथ ही साथ ग्रियर्सन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। आप यहाँ पे ये देखिए, जो छोटे छोटे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद पुस्तक जो है वो 4 भागों में विभाजित है। जो प्रथम जो भाग है जिसमें 1, 2 और 3 शामिल है, उसका प्रकाशन वर्ष 1913 से 1914 के बीच लिखा गया था, और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। अब परीक्षाओं में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन मिश्रबंधु नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मिश्रबंधु जो हैं उनके जो 3 भाई हैं उन लोग का क्या नाम है। 3 लेखक हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है गणेश बिहारी, दूसरे हैं श्याम बिहारी, और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। और मिश्रबंधु का जो ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, इसमें सबसे ज़्यादा कवियों को शामिल किया गया है। तो वो कुल कितने कवि हैं? तो इनके इस ग्रंथ में 4591 कवियों को शामिल किया गया, उनके जीवन वृत्तांत का वर्णन
किया गया है। आगे देखेंगे एडविन ग्रिप्स। इनकी रचना है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। अगली जो रचना है वो है FEK महोदय की रचना ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। ये प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगली जो रचना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, किसके नाम से? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इनकी इस रचना के अंतर्गत कुल 1000 लेखकों को शामिल किया गया है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेगर, जॉर्ज गिरसन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्तांत संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अगली जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। इन तीनों को काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लेखन की जो पद्धति वो किस प्रकार की है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लेखन की शैली है वो है परंपरागत ऐतिहासिक शैली। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, उन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना गया है, तो स्वयंभू को माना गया है। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य, 3 खंडों में विभाजित है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 16 खंडों में विभाजित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरी रचना है हिंदी वाडम्य, 20वीं शताब्दी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है डॉक्टर मोहन अवस्थी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबू गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का सबल्टन इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष है 2009। कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिनको मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, उसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसे आप एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिए। पहली जो ऐतिहासिक पुस्तक है उसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी, जिनकी रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, उसके बाद आता है आपके अगले इतिहासकार हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। उसके बाद आते हैं महेश दत्त शुक्ल। इनकी रचना है भाषा काव्य संग्रह। आगे देखेंगे मोतीलाल मिनारिया। इनकी रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। दूसरी इनकी रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं वो है सुमन राजे। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा इस प्रश्न को। सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है
3, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नीरजा माधव, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये प्रश्न इस बार के यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है, तो वो रचना है नीरजा माधव की। इन सारे प्रश्नों को आप लोग एक जगह नोट करते रहिए। और इसका प्रकाशन वर्ष है 2013। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, इनकी रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उनकी जो भी रचनाएं थी, जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में मैंने उनको बहुत बार देखा है, तो उन सारे इतिहासकारों की रचनाओं को मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। आप सब अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। बस वीडियोस को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए और सारे की सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से माइंड में काफ़ी अच्छे से रिकॉल होती रहेंगी। तो जब पेपर में आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको फटाक से उन सारे क्वेश्चन के आंसर याद आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। इससे कोई प्रश्न तो नहीं आते हैं, परंतु आपको जानना ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति किस प्रकार की रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रफली बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति किस प्रकार रही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के लिए प्रमुखतः 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। कितने? 4 पद्धतियाँ। वो 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है वर्णाक्रमानुसार पद्धति, उसके बाद है दूसरा कालक्रमानुसार पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति और चौथा है विधेयवादी पद्धति, ठीक है। अब आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि वर्णाक्रमानुसार पद्धति क्या होती है। तो वर्णाक्रमानुसार पद्धति इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवि व लेखकों का जो परिचय होता है, उनके नाम के जो वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण मतलब जैसे क से कबीर या फिर के से कोई नाम ले लीजिए, ठीक है। तो वो जो वर्ण का जो पहला जो अक्षर होता है उसके अनुसार किया जाता है। जैसे कल्हड़पा, कबीर, केशव, कुंवर नारायण, ये 4 कवि हो गए। कल्हड़पा, कबीर, केशव, कुंवर नारायण, ठीक है। भले ही इनका कालक्रम की दृष्टि से ये अलग अलग युग के हैं। कल्हड़पा जो है वो आदिकाल के हैं, कबीर जो है वो भक्ति काल के हैं, केशव दास है रीति काल के हैं और जो कुंवर नारायण हैं वो आधुनिक काल के हैं। परंतु वर्णाक्रमानुसार पद्धति में जो लेखन की पद्धति होती है वो इसी अनुसार लिखा जाएगा, उसमें कालक्रम की दृष्टि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वर्णाक्रमानुसार पद्धति में पहले जो प्रथम अक्षर होता है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या आएंगे? कल्हड़पा आएंगे, फिर कबीर आएंगे, फिर आपके केशवदास आएंगे, फिर कुंवर नारायण आएंगे। इस प्रकार उनके एक साथ वर्णन किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कालक्रमानुसार पद्धति। कालक्रमानुसार पद्धति में कवियों और लेखकों का वर्णन विश्लेषण कालक्रमानुसार के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथियों को आधार बनाकर साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति को आधार बनाकर 2 इतिहासकारों ने काम किया है। तो वो कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके ग्रियर्सन और दूसरे हैं मिश्रबंधु। मिश्रबंधु और ग्रियर्सन के जो इतिहास लेखन की पद्धति है वो कालक्रमानुसार पद्धति है, ठीक है। आपको इसे ध्यान रखना है। अगली जो पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। उसके बाद आता है आपका विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत विधेयवाद रोमांटिसिज्म के विरोध में आया है, ठीक है। किसके विरोध में आया? जो विधेयवाद शब्द है वो रोमांटिसिज्म के विरोध में आया। विधेयवाद का अर्थ है संदेह के परे, यानी जो शंका होती है उसके परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है उसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता है वो हैं आपके टेन, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन की पद्धति में
इसी शैली को अपनाया था। किस शैली को? विधिवादी पद्धति को ही उन्होंने अपनाया था। ठीक है। आजकल एक और पद्धति काफ़ी प्रचलन में है, वो है नारीवादी पद्धति। कौन सी पद्धति? नारीवादी पद्धति, जो कि आधुनिकता की देन है, जिसमें रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी की प्रमुखता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो सारे तथ्य मैंने आप लोगों को काफ़ी विस्तारपूर्वक बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस फुल वीडियो का PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको UGC नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं शामिल हैं, उससे संबंधित कई सारे PDF देखने को मिल जाएगा।